हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्केल पर। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे विद्युत फ्लक्स की, क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश की। तो मैं आपको दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये कोई बुक है। यदि इस बुक का ये क्षेत्रफल है तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर होगा। यदि ये बुक इस तरह से हो जाए तो इसका क्षेत्रफल सदिश इसके क्षेत्रफल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल सदिश सदैव क्षेत्रफल के लंबवत होता है। फिर हमने ये बात की थी कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है और विद्युत फ्लक्स और क्षेत्रफल सदिश में क्या संबंध होगा। तो विद्युत फ्लक्स की मैं डेफिनेशन को दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ। विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन थी, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला हमने ई एस परिभाषित किया था। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एस क्षेत्रफल है, फाई फ्लक्स है और ई इलेक्ट्रिक है, विद्युत। तो फॉर एग्जांपल ये आपका विद्युत क्षेत्र है। ये आपके पास ई तीव्रता का विद्युत क्षेत्र है और यहाँ आपके पास कैपिटल एस क्षेत्रफल है और ये क्षेत्रफल इस बुक के अनुसार लंबवत है इस विद्युत क्षेत्र के। तो जब ये क्षेत्रफल इन बल रेखाओं के लंबवत है तो इसका क्षेत्रफल सदिश ये मार्कर विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। अर्थात जब बुक यानी क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत है उस समय क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर। तो पहली बात ये थी हमारे कल के वीडियो में। फॉर्मूला कैसे डिफाइन किया था हमने, वो ये था, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, ई। विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी गुण था, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है ई। इसलिए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत संपूर्ण एस क्षेत्रफल से निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या बराबर क्या होएगा, ई एस। और ई एस को क्या कहते हैं हम, फ्लक्स, फाई ई। तो वही फॉर्मूला हमारे पास है, फाई ई बराबर ई एस। कब, जब क्षेत्रफल क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के लंबवत। तो ये क्षेत्रफल इन बल रेखाओं के लंबवत है तो ये क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर। तो ये है एस वेक्टर। एस वेक्टर का तात्पर्य क्षेत्रफल सदिश। ये तो सामान्य अवस्था है, मानक इसकी जो कंडीशन है उसके अनुसार। अब यदि हम ये मान लें कि क्षेत्रफल लंबवत नहीं है विद्युत क्षेत्र के, क्षेत्रफल लंबवत नहीं है तो क्षेत्रफल सदिश समांतर नहीं होगा, किसी अलग कंडीशन पे होगा। क्योंकि जब क्षेत्रफल लंबवत होता है तब क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र की क्या होता है, दिशा में। तो हम क्या लिखेंगे, मानना क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। तो जब ये कंडीशन होगी तब क्या होगा, देखिए, ये हमने ई तीव्रता का समरूप विद्युत क्षेत्र मान लिया
और हम ये नहीं मान सकते, अब पहले हमने ये माना था कि क्षेत्रफल लंबवत है तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, समांतर होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा से। लेकिन इस पर हमने माना कि क्षेत्रफल सदिश थीटा कोण पर है। थीटा कोण का तात्पर्य कुछ ये कंडीशन है, और मान लेते हैं क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, थीटा। इसका मतलब क्षेत्रफल इस बार लंबवत नहीं है, वो किसी कोण पे झुका हुआ है। तो जब क्षेत्रफल लंबवत होता था तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता था, समांतर। परंतु इस बार क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहे हैं। तो अब इसे घटकों में वियोजित करना पड़ेगा, क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल सदिश का कोई ना कोई घटक चाहिए। क्योंकि जब क्षेत्रफल लंबवत होता है तो क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, तब फॉर्मूला आता है ई एस। लेकिन इस बार क्षेत्रफल सदिश थीटा कोण पे है विद्युत क्षेत्र से। तो हम जब इसे घटकों में वियोजित करेंगे तो देखिए क्षेत्रफल सदिश का क्षैतिज घटक जो है ये आएगा एस कोस थीटा, जहाँ से कोण बन रहा है, और ये घटक आएगा आपका एस साइन थीटा। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, अब फॉर्मूला बनेगा विद्युत फ्लक्स का फाई ई बराबर ई, विद्युत क्षेत्र ई तो आएगा ही आएगा। जब क्षेत्रफल लंबवत था तो क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा में था। तो अब जब क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर है तो हमें क्षेत्रफल सदिश का वो घटक चाहिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। तो देखिए एस कोस थीटा घटक और एस साइन थीटा घटक, इनमें से कौन सा घटक विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है एस साइन थीटा, क्योंकि एस साइन थीटा ऐसे होगा यूं, जबकि विद्युत क्षेत्र इस तरह से है। तो ये घटक विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो ये नहीं है। जबकि एस कोस थीटा और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है, तो यहाँ हम कौन सा घटक लिखेंगे, एस कोस थीटा। तो यहाँ एस कोस थीटा इसलिए आएगा क्योंकि जब क्षेत्रफल लंबवत होता है उस समय विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है क्षेत्रफल सदिश। लेकिन जब क्षेत्रफल सदिश थीटा कोण पे चला गया तो उस समय हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही क्षेत्रफल सदिश का घटक चाहिए। और कौन सा घटक विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, एस कोस थीटा, जबकि एस साइन थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत। इसलिए हमने एस कोस थीटा घटक लिया है जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तो कुल मिला के फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा फाई बराबर ई एस कोस थीटा। कब, जब क्षेत्रफल सदिश थीटा कोण पे होगा। और इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। क्यों, क्योंकि दो सदिश राशियों के साथ ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र सदिश है, एस क्षेत्रफल सदिश है, ये भी सदिश है। और जब दो सदिश के साथ कोस आता है तो उनके साथ क्या लगता है, डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल। तो फाई ई बराबर आएगा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इसका मतलब फ्लक्स का जो मान है, फ्लक्स का जो सूत्र है वो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। फिर हमने ये बात की थी कि फ्लक्स अदिश राशि है क्योंकि फ्लक्स होता है बल रेखाओं की संख्या। साथ ही साथ इन दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल हो रहा है, और दो सदिश राशियों के अदिश गुणनफल से जो राशि मिलती है वो भी क्या होती है, अदिश होती है। इसका मतलब फ्लक्स कैसी है, अदिश राशि। पिछले वीडियो में हमने इसका मात्रक पढ़ा था, न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। इसकी विमा पढ़ी थी हमने, m1 L3 T-3 M-1, राशि का प्रकार पढ़ा था अदिश। और आज से मैंने आपको दोबारा उसी चीज़ को डिस्क्राइब किया जो हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। अब हम चलते हैं इसके आगे के केस के बारे में, इसके आगे की विशेष स्थितियाँ क्या क्या है। तो हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अब तक समझ आ चुका होगा, हमने 2 बार रिवाइज कर लिया इसे। अब देखिए विशेष स्थितियाँ क्या है। फ्लक्स की 3 कंडीशंस हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। केस फर्स्ट क्या है, जब क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। जब क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के क्या हो, लंबवत, अर्थात क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा। जब क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा उस समय क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर। और हम फ्लक्स का फॉर्मूला भी लेके चलते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला था ई एस कोस थीटा। यहाँ थीटा किस किस के मध्य बन रहा था, हमने डायग्राम बनाया था। थीटा बन रहा था विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य। तो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के मध्य थीटा ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसका डायग्राम बनाते हैं क्या होगा। ये आपके पास विद्युत क्षेत्र है,
ई तीव्रता का विद्युत क्षेत्र। ध्यान दीजिए, कक्षा 12 गणित मैथ लिखा हुआ है, ये पोर्शन देख रहा हूँ मैं इसका। ये क्षेत्रफल इस विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से स्थित है, तो ये क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत। क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। अब इसका क्षेत्रफल सदिश ये होगा, क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्रफल के क्या होता है, हमेशा लंबवत। तो जब क्षेत्रफल क्षेत्रफल जो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के क्या है, देखिए एक ही दिशा में है दोनों, तो समांतर हो गया। तो क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर। तो ये कंडीशन होगी। इसका मतलब कुछ इस प्रकार से डायग्राम इसका ड्रॉ होगा। क्षेत्रफल लंबवत है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश या मार्कर विद्युत क्षेत्र के क्या रहेगा, समांतर। तो ये एस वेक्टर, थीटा बन रहा है ई वेक्टर और एस वेक्टर के मध्य, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। तो इसमें फ्लक्स का मान क्या आएगा, फाई ई बराबर ई एस कोस 0। कोस 0 की वैल्यू 1, तो फ्लक्स की वैल्यू आएगी ई एस। फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, ई एस, क्योंकि कोस 0 का मान होता है 1। फ्लक्स का मान क्या होता है, 1। देखिए सेकंड केस, जब क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, अर्थात क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तो क्या डायग्राम बनेगा, देखिए ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ये वेक्टर। फर्स्ट केस में ये इस प्रकार से था, क्षेत्रफल लंबवत था, विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रफल सदिश ऑटोमेटिक क्या हो गया, समांतर हो गया ये दोनों। अब क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के समांतर है, ये विद्युत क्षेत्र है, तो ये क्षेत्रफल है, ये मैथ लिखा हुआ, ये समांतर हो गया। तो ये जो क्षेत्रफल है ये इस विद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर। तो ये क्षेत्रफल सदिश मार्कर इस विद्युत क्षेत्र के क्या है, परपेंडिकुलर। तो जब क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो क्षेत्रफल सदिश ये मार्कर विद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, देखिए इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये क्षेत्रफल ऐसे, क्षेत्रफल समांतर हो गया विद्युत क्षेत्र के, लेकिन क्षेत्रफल सदिश क्या है, लंबवत। ये एस वेक्टर है, थीटा कितना बना, 90। एस वेक्टर और ई वेक्टर में थीटा कितना बनेगा, 90। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, फाई ई बराबर ई एस कोस 90। कोस 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स का मान कितना आएगा, 0। दो केस। थर्ड केस, जब क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, अर्थात क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर हो। अब ये बात थोड़ी सी देखने वाली है, क्षेत्रफल तो लंबवत है, लेकिन विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, प्रति समांतर। अब वो बात देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि गणित मैथ को देखना था, ये पोर्शन था, क्षेत्रफल लंबवत था, क्षेत्रफल समांतर हुआ। अब क्षेत्रफल वापस लंबवत है, लेकिन जिस पार्ट से पहले बल रेखाएं बाहर निकल रही थी, यहाँ से बल रेखाएं बाहर निकल रही थी, ये समांतर हुआ। अब इस मैथ वाले पार्ट में इस हिस्से में बल रेखाएं प्रवेश कर रही है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, प्रति समांतर। कैसे, देखिए ये ई वेक्टर है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये मैथ लिखा हुआ आपके सामने, ये क्षेत्रफल सदिश है, ये इस तरह से था, फिर ये इस तरह से हुआ, अब ये ऐसे होगा। तो क्षेत्रफल सदिश तो इस ओर है, मेरी आंखों की ओर, मेरे फेस की ओर, जबकि विद्युत क्षेत्र क्या है, उधर। तो क्षेत्रफल सदिश इस साइड में हो गया, यहाँ, और ई वेक्टर इधर है, तो थीटा कितना बना, 180। तो विद्युत क्षेत्र के क्या हो जाएगा, प्रति समांतर। कौन, क्षेत्रफल सदिश। तो थीटा का मान क्या होगा, 180।
बस आपको ये देखना है कि क्षेत्रफल सदिश जब विद्युत क्षेत्र के समांतर है एक ही दिशा में थीटा 0 होगा, क्षेत्रफल सदिश जब विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा 90 होगा, और जब क्षेत्रफल सदिश ये एस वेक्टर इधर विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर होगा थीटा कितना हो जाएगा 180। तो फ्लक्स का मान क्या आएगा, फाई ई बराबर ई एस कोस 180, कोस 180 का मान -1, तो आंसर क्या आएगा -ES। ये फ्लक्स का मान अधिकतम है, ये फ्लक्स का मान क्या है अधिकतम, और ये फ्लक्स का मान क्या है न्यूनतम। मैं यहाँ ले देता हूँ, फ्लक्स का मान फाई ई बराबर अधिकतम है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। ये फ्लक्स का मान क्या है न्यूनतम मिनिमम है, और कैसा है नेगेटिव ऋणात्मक है। विद्युत क्षेत्र यूँ था और ये आपका हाथ का ये हथेली सामने दिख रहा है आपको, और ये क्षेत्रफल सदिश है, ये कंडीशन थी। बल रेखाएं इस हथेली से बाहर निकल रही है, फिर ये कंडीशन हुई, क्षेत्रफल समांतर हो गया, क्षेत्रफल सदिश क्या हो गया लंबवत। फिर ये कंडीशन हुई, क्षेत्रफल लंबवत है, क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में हो गया, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, थीटा कितना बना 180। तीनों केस को हम ध्यान से देखें, क्षेत्रफल लंबवत, क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के समांतर, क्षेत्रफल समांतर, क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के लंबवत, क्षेत्रफल लंबवत, क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर। यहाँ जब क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के समांतर है, थीटा का मान 0 होने से इसका मान पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, अधिकतम है, और ये बल रेखाएं इस हथेली के इस पृष्ठ से बाहर निकल रही है, यानी फ्लक्स यानी बल रेखाओं की संख्या निर्गत है। जो फ्लक्स है फाई वो कैसा है निर्गत। निर्गत का मतलब बाहर निकल रहा है हथेली से, ये बल रेखाएं क्या निकल रही है बाहर यहाँ से। फ्लक्स का मतलब बल रेखाओं की संख्या बाहर निकल रहा है। इस कंडीशन में तो 0 ही है, ना निकल रहा है ना प्रवेश कर रहा है। इस कंडीशन में क्षेत्रफल लंबवत है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्षेत्रफल सदिश है, फ्लक्स का मान क्या है माइनस, क्यों थीटा 180 बन रहा है, प्रति समांतर होने के कारण न्यूनतम है, ऋणात्मक है। पहले इस हथेली के इस फेस वाली साइड में ये बल रेखाएं बाहर निकल रही थी, अब ये बल रेखाएं यहाँ इसमें प्रवेश करेंगी, टकराएंगी यहाँ आगे। इसका मतलब ये फ्लक्स कैसा है प्रवेशित, ये फ्लक्स कैसा है प्रवेशित। तो जो फ्लक्स प्रवेश करता है पृष्ठ में वो नेगेटिव होता है, जो फ्लक्स बाहर निकलता है वो कैसा होता है पॉजिटिव। और इस बात को हम लेसन फर्स्ट से ज्वाइन कर सकते हैं, रीज्वाइन कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको बल रेखाएं याद है, किसी प्लस आवेश के कारण बल रेखाएं कैसे निकलती थी बाहर की ओर, प्लस आवेश के कारण बल रेखाएं कैसे निकलती थी बाहर की ओर। ध्यान से देखिए, ये हथेली का पृष्ठ, ये बल रेखाएं यहाँ से बाहर निकल रही है, तो बल रेखाएं जब बाहर निकलती है, ये बल रेखाएं जब बाहर निकलती है तो आवेश कैसा होता है पॉजिटिव। आवेश पॉजिटिव है तो बल रेखाएं संख्या बाहर निकलेगी, यानी बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स कैसा होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि प्लस आवेश के कारण तो फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा, बल रेखाएं भी पॉजिटिव होंगी। तो देखिए ये पॉजिटिव ही आ रहा है। इसका मतलब जब किसी पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर निकलती है तो वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि प्लस आवेश के कारण बल रेखाएं हमेशा बाहर निकलती है। ऋणावेश के लिए बल रेखाएं कैसे थी, ऋणावेश के लिए बल रेखाएं थी अंदर की ओर, अंदर की ओर आती है, एक बिंदु पे इकट्ठी होती है। ये देखिए, ये क्षेत्रफल तो लंबवत है, लेकिन ये क्षेत्रफल सदिश क्या है इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र के एंटी पैरेलल है। विद्युत क्षेत्र उस दिशा में, क्षेत्रफल इस दिशा में, थीटा कितना बना 180, फ्लक्स का मान आया ES, न्यूनतम है, ऋणात्मक है। अब देखिए, जो बल रेखाएं पहले यहाँ से निकल रही थी, अब वही बल रेखाएं इसमें क्या करेंगी, यहाँ पर ये बल रेखाएं इस हथेली में क्या करेगी, जब इसके अंदर आ जाएगी हथेली यहाँ पर, तो ये बल रेखाएं क्या करेगी इसमें प्रवेश करेंगी। तो देखो मैंने क्या लिखा है प्रवेशित। और यहाँ भी देखिए, ऋणावेश के लिए बल रेखाएं क्या करती है, एक बिंदु पर प्रवेश करती है, इकट्ठी होती है। तो जब ऋणावेश के लिए बल रेखाएं इकट्ठी होती है, इसका मतलब जब फ्लक्स का मान नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, तब बल रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश करेंगी, क्योंकि प्रवेश करने वाली बल रेखाएं हमेशा ऋणात्मक आवेश के लिए होती है। तो यहाँ भी देखिए फ्लक्स का मान कैसा है नेगेटिव। तो ये सारी बल रेखाएं यानी विद्युत बल रेखाओं की संख्या यानी फ्लक्स कैसा है नेगेटिव, क्योंकि ऋणावेश के लिए बल रेखाएं अंदर आती है। और यहाँ भी देखिए, जब ये बल रेखाएं इसमें प्रवेश करेगी तो इसका मान कैसा आ रहा है नेगेटिव। इस प्रकार जो बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती है वो धनात्मक होती है, अधिकतम होती है, और वो निर्गत होती है, बाहर निकलती है। जो बल रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश करती हैं, प्रवेश करने वाली बल रेखाएं हमेशा कैसी होती है ऋणात्मक होती है और न्यूनतम होती है। और इस कॉन्सेप्ट को आप बल रेखाओं के टॉपिक से जोड़ सकते हैं, रीजन कर सकते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाए कि धनात्मक आवेश के लिए बल रेखाएं बाहर निकलती है। तो देखिए यहाँ पर ये धनात्मक है तो बल रेखाएं बाहर निकलेगी, निर्गत होगी, और निर्गत ही हो रही थी ये।
ऋणात्मक आवेश की बल रेखाएं क्या होती है, अंदर होती है, प्रवेश करती है। तो देखिए ये माइनस है और माइनस के कारण देखिए इसमें ये बल रेखाएं क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी। इस प्रकार से आपका विद्युत फ्लक्स का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है विद केस। कुछ छोटी छोटी बातें और है वो आपको मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ। फॉर एग्जाम्पल यदि आप ये पूरा पृष्ठ ना लेकर इसका एक छोटा सा पार्ट लें इतना, और ये छोटा पार्ट कितना है, डेल्टा एस, ये छोटा पार्ट कितना है, डेल्टा एस, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, डेल्टा एस वेक्टर। तो उस स्थिति में फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल टू, फ्लक्स होता है फाई। संपूर्ण पृष्ठ से जब निकलता है बल रेखाओं की संख्या उसे फाई बोलते हैं, लेकिन छोटे क्षेत्रफल से निकलेगा तो बल रेखाएं भी कम होगी। सिंपल सी बात है, पूरे ब्लैक बोर्ड से निकलेगी तो बहुत सारी बल रेखाएं होगी, और इसका छोटा पार्ट लूँ इतना तो इसमें से बहुत कम बल रेखाएं निकलेंगी। तो जब इस पूरे पृष्ठ से निकल रही थी बल रेखाएं तब तो हमने फ्लक्स माना था फाई ई बराबर ई एस कोस थीटा। जब मैं इसका छोटा पार्ट लूँगा तो फ्लक्स का मान भी कम होगा, तो मैं यहाँ लगा दूंगा डेल्टा। तो यदि किसी बड़े क्षेत्रफल का छोटा अल्पांश लें डेल्टा एस तो उसमें फ्लक्स होगा डेल्टा फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, क्योंकि बड़े क्षेत्रफल के लिए फाई का मान होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो जब यहाँ डेल्टा लगेगा तो यहाँ भी क्या लगेगा, डेल्टा, क्योंकि क्षेत्रफल अल्प है तो बल रेखाएं भी क्या होगी, अल्प। ठीक है। यदि कुल फ्लक्स फाई ई हो तो, अब टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल पूरे पृष्ठ का, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फाई ई बराबर समीशन लगा देंगे या जोड़ कर लेंगे किसका, डेल्टा फाई ई का। डेल्टा फाई ई का जोड़ करके वैल्यू पुट कर दो डेल्टा फाई ई की। डेल्टा फाई ई की वैल्यू कितनी है, ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, ये यहाँ पे पुट कर दी, तो ये कुल फ्लक्स आ गया फाई ई। फिर हमने 11th में पढ़ा था यदि डेल्टा एस टेंस टू 0 हो तो जब लिया गया अल्पांश बहुत छोटा होता है तो उन छोटी छोटी राशियों को निकाल कर सबको जब जोड़ते हैं तो समीशन की जगह हम समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो जब डेल्टा एस टेंस टू 0 होगा उस समय कुल फ्लक्स का मान क्या होगा, फाई ई बराबर ई वेक्टर, ये रहा ई वेक्टर डॉट डेल्टा की जगह डी आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जब कोई राशि सूक्ष्म होती है तो उसे डेल्टा की जगह हम डी से शो करते हैं, और जब उन सभी सूक्ष्म राशियों का जोड़ करते हैं तो सिग्मा नहीं लगाते, फिर हम लगाते हैं समाकलन। तो उस समय फ्लक्स आएगा फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का समाकलन, इंटीग्रेशन। दोबारा देखिए, यदि डेल्टा एस टेंस टू 0 हो अर्थात डेल्टा एस अति सूक्ष्म हो, क्या हो, अति सूक्ष्म, तो डेल्टा की जगह क्या आएगा, डी एस। और उन सभी सूक्ष्म राशियों का जब जोड़ करते हैं तो सिग्मा नहीं लगाते, समीशन नहीं लगाते, तब हम क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन जोड़ के लिए, तो समाकलन। तो ये आएगा ई वेक्टर डॉट डी एस का समाकलन, और इसके पैरों में एस लगाएंगे। एस का मतलब है संपूर्ण क्षेत्रफल, पूरा जो ये पृष्ठ है इस पूरे पृष्ठ के लिए क्या लगाते हैं, इसके पैरों में एस। चौथा केस, यदि दिया गया पृष्ठ बंद हो तो, बंद होने का मतलब जैसे कमरा, घन, घनाभ, गोला, ऐसा कोई पृष्ठ जो बंद है। फॉर एग्जांपल ये वाइट बोर्ड की बात करें तो ये बंद नहीं है, तो ओपन है, ये 2D डायमेंशन है, 3 डायमेंशन, जैसे कमरा है, घन है, घनाभ है, गोला है। अगर वो पृष्ठ ऐसा है कि वो बंद है तब फ्लक्स का मान क्या होगा, तब फ्लक्स का मान होगा फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब कुल आ गया, एस का मतलब जो पृष्ठ दिया गया है उस पृष्ठ के लिए कुल आ गया, और इसके ऊपर एक सर्कल लगा देंगे, इसे कहते हैं क्लोज। ये सर्कल ऐसे क्या कहते हैं, क्लोज, और ये सिंबल किसका, इंटीग्रेशन का, क्लोज इंटीग्रेशन, हिंदी में कहते हैं इसको बंद समाकलन। इसका मतलब तो इंटीग्रेशन है, और सर्कल जो बनाया उसका मतलब क्या, क्लोज, क्लोज इंटीग्रेशन कहते हैं बंद समाकलन। इसका तात्पर्य ये हुआ इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, ये खुले पृष्ठ के लिए, ये बंद पृष्ठ के लिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे क्लोज लगाने से हमें ये पता लग रहा है कि दिया गया पृष्ठ कैसा है, बंद है, और अगर क्लोज इंटीग्रेशन नहीं लगा इसका मतलब वो पृष्ठ कैसा है, ओपन है। तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। यदि दिया गया पृष्ठ ओपन है, खुला है, तब आएगा फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का इंटीग्रेशन एस, और यदि वो पृष्ठ कैसा है, बंद है, क्लोज है, घन, घनाभ, गोला,
तब उसके साथ आएगा क्लोज इंटीग्रेशन फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो आप लिखोगे इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या लिखेंगे, हम जानते हैं जब कोई क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो उस स्थिति में निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स, आपको लिखने का तरीका बता देता हूँ, सारे फॉर्मुलेशन कैसे लिखेंगे आप। हम जानते हैं जब कोई क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो उस स्थिति में निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर ई एस, पहली बात। दूसरी, यदि क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के लंबवत ना होकर थीटा कोण पर हो तो फ्लक्स फाई ई बराबर ई एस कोस थीटा या ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। सही है। फिर आप लिखोगे यदि संपूर्ण पृष्ठ का एक छोटा अल्पांश डेल्टा एस हो, तीसरा पॉइंट, यदि संपूर्ण पृष्ठ का एक छोटा अल्पांश डेल्टा एस हो जिसका क्षेत्रफल सदिश डेल्टा एस वेक्टर है, तब निर्गत फ्लक्स डेल्टा फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, क्योंकि जब क्षेत्रफल अल्प होगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, अल्प। फिर आप लिखोगे अतः संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स फाई ई बराबर चौथा पॉइंट लिखोगे, यदि अतः संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स फाई ई बराबर समीशन डेल्टा फाई ई। डेल्टा फाई ई की वैल्यू पुट कर देंगे क्या, ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। पांचवा पॉइंट, यदि डेल्टा एस टेंस टू 0 हो तो, अर्थात क्षेत्रफल अल्पांश अति सूक्ष्म हो तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर एस। इंटीग्रेशन क्यों आया, क्योंकि जब सूक्ष्म राशियाँ जुड़ती है तो उसमें समेशन की जगह सिग्मा की जगह हम समाकलन यूज़ करते हैं। और डी एस क्यों आया, क्योंकि डेल्टा एस बहुत छोटा है तो डी एस आएगा। तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर और समेशन की जगह समाकलन एस। फिर छठा पॉइंट, यदि दिया गया पृष्ठ बंद हो तो निर्गत फ्लक्स फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये आपके 6 प्रकार से लिखने का तरीका फ्लक्स को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर इसका कोई संबंधित डाउट रहता है तो आप अपनी क्वेरी अपना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। आप सभी का धन्यवाद।